Hello students, welcome to accountancy classes. Today we are going to discuss bank reconciliation statement. Let us start with the example. देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 3,72,000। बेटा कैश बुक और पासबुक दोनों चीजों को हम अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पासबुक क्या होती है और कैश बुक क्या होती है। पासबुक जो है उसका क्रेडिट बैलेंस अगर दिया हो तो फेवरेबल होता है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो हम अपनी कैश बुक में चीज कोई भी आइटम है उसे डेबिट में लिखते हैं इफ वी डिपॉजिट एनी अमाउंट इन अवर बैंक, ठीक है। लेकिन उसी अमाउंट को बैंक हमारी पासबुक में क्रेडिट करता है जब हम कुछ भी पैसा कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं। ओके, तो जब भी आपके पास बैंक का डेबिट बैलेंस दिया हो, सॉरी कैश का डेबिट बैलेंस दिया हो कैश बुक का मीन्स इट्स फेवरेबल, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो फेवरेबल है। ओके, और दूसरी चीज एक और मेन बात कि यहाँ हमारे पास जो भी बैलेंस दिया हो, जैसे एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ओके, तो एज पर कैश बुक दिया हुआ है, यहाँ हम कैश बुक को इम्प्रूव करेंगे। कैश बुक के अंदर जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको ठीक करना है हमें, और कंपेयर किससे करेंगे? पासबुक से, ठीक है। मीन्स जिसका भी बैलेंस दिया है उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, और दूसरी जो बुक है हमारी जो उसकी अपोनेंट है कैश बुक की अपोनेंट पासबुक हो जाएगी, तो पासबुक के साथ उसे कंपेयर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो इम्प्रूवमेंट किस में करेंगे? पासबुक में, और कंपेयर किसके साथ करेंगे? कैश बुक के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कॉलम ऑफ कैश बुक, सॉरी डेबिट नहीं लिखा मैं, सॉरी डेबिट बैलेंस एज पर कॉलम ऑफ कैश बुक दैट इज 3,72,000। तो पहले हमें एक परफॉर्मा तैयार करना है। परफॉर्मा है जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन लिखा हुआ है, जो आपकी पर्टिकुलर डेट होगी। उसके बाद फर्स्ट कॉलम है उसमें पर्टिकुलर्स लिखे होंगे, सेकेंड कॉलम पास प्लस आइटम और थर्ड में माइनस आइटम। ओके, तो फर्स्ट तो हमें वो बैलेंस लिखना है जो हमें एज पर दिया हुआ है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इफ द बैलेंस इज फेवरेबल देन वी हैव टू राइट इट इन प्लस आइटम, और द बैलेंस इज नेगेटिव देन वी हैव टू राइट इट माइनस आइटम। ओके, फेवरेबल है तो प्लस में, अनफेवरेबल है तो माइनस में। सेकेंड देखते हैं आप, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स मतलब आपने एक चेक किसी क्रेडिटर को इशू कर दिया, तो उस टाइम आप जब चेक इशू कर रहे हो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैंने इस अमाउंट को पे कर दिया। मीन्स मेरा जो कैश बुक है मैं अपने कैशियर को अलाउ करूंगी कि मेरे कैश बुक में से अगर मान लीजिए मैंने 5,000 रुपीज का चेक डिडक्ट करके दिया है, चेक इशू किया है, तो मैं अपने कैश बुक में से 5,000 रुपीज माइनस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 5,000 रुपीज की पेमेंट कर दी है। ओके, लेकिन अगर वो चेक जो मैंने उस बंदे को, उस पर्सन को इशू किया है, वो 5,000 रुपीज का चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या बैंक बैलेंस कम हुआ? नहीं हुआ। बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ है, लेकिन हम अपनी कैश बैलेंस को कम कर चुके हैं, और हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? पासबुक के साथ। तो हमें क्या करना है? कैश बुक में वो आइटम दोबारा से ऐड कर देना है, ताकि कैश बुक का जो बैलेंस कम हो चुका है वो पासबुक के बैलेंस के इक्वल आ जाए। ओके, तो यहाँ हम ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट दैट इज 72,000, और ये हम ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, मीन्स पासबुक का बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन इस चीज की इंफॉर्मेशन कैशियर को नहीं मिली। कैशियर को नहीं मिली तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, और कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम रह गया है पासबुक से, तो लेवल लेने के लिए क्या करेंगे? वापस ऐड कर देंगे। ओके, तो कैश बुक
में ऐड करेंगे डिविडेंड रिसीव बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, दैट इज 5000. ओके, नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट अलॉट बाय द बैंक. इंटरेस्ट अलो किया. अब बेटा देखो, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो तो बैंक अपने आप जो भी इंटरेस्ट होता है आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराता रहता है. ऐसा तो नहीं है कि हर बार आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा कि लीजिए अपना इंटरेस्ट लीजिए, लेके जाइए. ऐसा नहीं होता है. वो एक पर्टिकुलर टाइम जो है उस फिक्स टाइम पे अपना इंटरेस्ट आपको अलाउ कर देगा. ठीक है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की जो इस ट्रांजैक्शन के बारे में हमारे कैशियर को कुछ नहीं पता था, तो उस केस में कैश बुक का बैलेंस कम रह गया और पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो उसको पासबुक के इक्वल लाने के लिए ऐड कर देंगे. ओके, तो यहाँ हमने क्या, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, दैट इज 1250 रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. चेक डिपॉजिट कराया गया बैंक में कलेक्शन के लिए. आपके हाथ में कोई चेक था, आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया और ये मान के खुश हो रहे हैं कि मेरा कैश जो है वो इंक्रीज हो गया, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है. ठीक है, और मैंने बड़ी खुशी से अपने कैशियर को बोला कि मेरे जो कैश का बैलेंस है उसे इंक्रीज कर दो. कैशियर ने इंक्रीज कर दिया, लेकिन हुआ क्या, उस बैंक के उस चेक को अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो जो हमारे कैश पासबुक का बैलेंस था वो अभी एज इट इज है, लेकिन हमने क्या किया था, हमारा जो कैश बुक था उसको इंक्रीज कर दिया था. तो अब पासबुक के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, उसे डिक्रीज करेंगे, मीन्स माइनस कर देंगे. ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, 15,400 रुपीज माइनस आइटम में लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस 200. अब देखिए बेटा, बैंक चार्जेस जो लेता है, बैंक आपसे अलग अलग तरीके की चार्जेस लेता है. जैसे आपको जो भी फैसिलिटीज दी जाती है, बैंक आपके बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स करता है, तो उस पेमेंट के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन बेस्ड कुछ भी लेता है. तो इस तरीके के जो चार्जेस होते हैं, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है तो उस ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक अपना कुछ चार्ज डिडक्ट करता है. ठीक है, तो ये जो चार्जेस होते हैं ये आपसे बार बार पूछे नहीं जाएंगे, आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा. ओके, आपको बस इन्फॉर्म किया जाएगा बाद में. ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं 200 रुपीज के, लेकिन इस डिडक्शन के बारे में हमारे कैशियर को नहीं पता था, और जब हमारे कैशियर को पता ही नहीं है तो उसने कैश बुक का बैलेंस कम नहीं किया. ठीक है, हमारी पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस एज इट इज बचा हुआ है, तो उसको भी कम करना है. क्यों, क्योंकि हमारी जो कैश बुक है उसके इक्वल लेके आना है. तो बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक डिडक्ट हो जाएगा माइनस आइटम में. नेक्स्ट इज ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. चेक डिपॉजिट कराया गया बैंक में, डिसऑनर हो गया. अब बेटा देखो, चेक डिपॉजिट कराया आपने बैंक में, आप बड़े खुश थे कि मेरा जो कैश का अभी दोनों इक्वल है. आपने जब चेक डिपॉजिट कराया तो अपने कैश के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, लेकिन वो जो चेक आपने डिपॉजिट कराया था वो डिसऑनर हो गया और हमारा कैश बुक का बैलेंस एज इट इज पड़ा हुआ है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने पासबुक का बैलेंस एज इट इज पड़ा हुआ है तो अपनी कैश बुक को भी डिक्रीज करोगे. ठीक है, तो माइनस में लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, दैट इज 320 रुपीज. नाउ लास्ट एंट्री, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ. बैंक ने हमारी तरफ से हमारे घर के लिए टैक्स पे किया. ठीक है, हमने बैंक को अथॉरिटी दी हुई है, अलाउ किया गया है कि हमारे बिहाफ पर जब इस तरीके की कोई पेमेंट होती है, कुछ भी ऐसी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और किसी तरीके का कोई बिल हो गया, कोई टैक्स हो गया, तो वो हमारे बिहाफ पर हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिया जाए. और बैंक ने ऐसा ही किया, जैसे ही टैक्स ड्यू हुआ बैंक ने पे कर दिया. ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ दोनों बैलेंस थे और आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो कम कर दिया गया, लेकिन आपका जो कैशियर है उसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, अपने कैश बुक के बैलेंस को डिडक्ट करना पड़ेगा, तब दोनों लेवल आएंगे.
ठीक है, तो यहाँ आपने लिखा पेमेंट ऑफ हाउस टैक्स बाय बैंक ऑन बिहाफ बाय एंटर्ड इन कैश फ्लो दैट इन माइनस आइटम। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों जो हमारे कॉलम है प्लस आइटम और माइनस आइटम दोनों को ऐड करके टोटल यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब देखिए टोटल में जो प्लस है, प्लस में आ रहा है 4,50,250 रुपीज। ठीक है, और माइनस आइटम है 16,270 रुपीज। प्लस आइटम में से माइनस आइटम माइनस कर देंगे, वही जो हम छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ हमें मिल रहा है 4,33,980। ठीक है, तो ये जो बैलेंस होगा ये होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा इसको लिखने का भी तरीका है, यहाँ जो बैलेंस होता है उसका अपोजिट नीचे आता है। यहाँ अगर कैश बुक का बैलेंस है तो नीचे आएगा पासबुक का बैलेंस, यहाँ पासबुक का दिया हुआ ऊपर तो नीचे कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, डेबिट है या क्रेडिट है ये डिपेंड करता है कि हमने जो यहाँ डिडक्शन की या इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए ये जो बैलेंस आया है 4,33,980 ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, और लिखना क्या है, पासबुक। तो पासबुक का पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो हमने लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर यहाँ हमारा जो डिडक्शन आया है वो माइनस में होता, यहाँ जो डिफरेंस है वो माइनस में होता, तो हम यहाँ लिखते डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही आपको फॉलो करते हुए बाकी के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम इसका अपोजिट केस करेंगे। अभी हम कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे थे, वहां पे हम पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।